अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू की तो उस वक्त बहुत से रिश्ते मेरे लिए आना शुरू हो गए, क्योंकि मैं अभी पढ़ रही थी और मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं था। इसलिए हर रिश्ते से मैं इनकार करती गई। मेरे वालिदैन ने मुझे इतनी आज़ादी दी थी कि अगर तुम्हें कोई पसंद आए तो बजाय उसके साथ वक्त गुजारी के तुम्हारी पहली तरजीह निकाह होना चाहिए। मेरा नाम हानिया है और जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो मैं एक ऐसे लड़के से मिली जो मुझे पहली नज़र में अच्छा लगने लगा। इसका नाम यूसुफ था और इब्तदाई कुछ मुलाकातों में इसने मुझे बताया कि मैं भी इसे अच्छी लगती हूँ। ये सुनकर मैं शर्मा दी। फिर जो ही हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स हुए इसने मुझसे कहा कि हानिया, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो और मेरी ख्वाहिश है कि हम दोनों एक हो जाएं। मैं इसका मतलब समझ गई थी, इसलिए मैंने भी इसे बताया कि हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। मेरा इकरार सुनकर इसका चेहरा खिल उठा और इसने पहली बार मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहा, मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही अपने हालात के बारे में बता रहा हूँ ताकि तुम्हें फैसला करने में आसानी हो। तब इसने मुझे बताया कि मैं तुम्हारी तरह अच्छे घराने से नहीं हूँ, क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मैं मैट्रिक में था। घर में मेरी वालदा और एक बीमार बहन है जिनकी जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई थी। इसलिए मैंने पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरियां भी की थीं ताकि घर का गुजारा भी होता रहे और मुझे पढ़ाई भी ना छोड़नी पड़े। और अब जब मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे झटपट जॉब मिल जाए। इसलिए मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूं कि मुझे जॉब मिलने में कुछ वक्त लग जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि ये सब सुनने के बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, और क्या तुम मुझे जॉब मिलने तक मेरा इंतज़ार करोगी? ये सुनकर मैंने इसकी तरफ देखा और फिर मैं चुप कर गई। यूसुफ ने मेरी खामोशी देखी तो वो उठ खड़ा हुआ। शायद इसे लगा था कि मैं इनकार करने लगी हूँ। हानिया, मैं बस इतना कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता था और तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, इसलिए जो चाहे फैसला करो। वो ये कहकर मुड़ा और मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। वो मुझे बेयकीनी से देखने लगा। मैं हंसी और कहा, पागल, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? बस एक बार तुम्हारा हाथ थाम लिया है तो अब मैं कभी ये हाथ नहीं छोड़ूंगी। यूसुफ ने देखा तो मुझे अपने करीब कर लिया और मेरी थोड़ी छूकर कहने लगा, हानिया, तुम में मेरी जान बसती है, याद रखना तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। और यूसुफ की इस आखिरी बात के बाद हम बिछड़ गए और वो जॉब तलाश करने लगा और मैं वक्त गुजारी के लिए अपनी कज़न के पार्लर में काम करने लगी ताकि घर वाले मेरी शादी की जल्दी न मचा दें। फिर इस बात को 1 साल हो गया और यूसुफ को जॉब ना मिली। मैं जब कभी थक जाती थी तो यूसुफ की कही ये बातें मुझे ताज़ा दम कर देती थीं। फिर काफ़ी दिनों बाद मैं यूसुफ से कहीं मिली तो वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, हानिया, मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली और अगर ऐसा ही रहा तो हमारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर मैंने इसे तसल्ली दी और कहा, यूसुफ, हिम्मत ना हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तब यूसुफ ने थक कर मेरे कंधे पर अपना सर टिका दिया और मैं इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। ये करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मेरा मन किया कि ये वक्त ठहर जाए और हम एक दूसरे से कभी जुदा ना हों। मगर ऐसा ना हुआ और हम वहाँ से कुछ देर बाद उठकर अपने अपने घर लौट गए। मैं घर आई तो अम्मी मुझ पर बरस पड़ी। इसने कहा कि दिन दिहाड़े किसी लड़के से यूं बेतकल्लुफ़ी के साथ घूम रही हो क्या? तुम्हें अपने माँ बाप की और भाई की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? अम्मी मुझ पर बरस पड़ी और मुझे बताया कि तुम्हें इस लड़के के साथ तुम्हारी आंटी ने देख लिया था और इसने मुझे फ़ौरन कॉल करके ये बात बताई। मैं नहीं जानती कि तुम किसके साथ घूम रही थी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो इससे कहो कि अपने घर वालों को भेजे, वरना हम तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे। ये सुनकर मैं घबरा गई और मैंने यूसुफ को ये बात बताई। इसने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी और हमने एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया। यूसुफ की कोशिशें रंग ले आईं। इसे जॉब मिली तो इसने अपनी माँ से बात की और ये सुनकर इसकी माँ और बहन भड़क उठी और उन्होंने इस बात पर हंगामा खड़ा कर दिया। ये बात यूसुफ ने मुझे बताई तो मैंने इसे कहा कि मुझे नहीं पता।
मैंने तुम्हारी जॉब तक घर वालों को रोक के रखा था, इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जैसे भी मुमकिन हो अपने माँ बाप को हमारे घर भेज दो। मैं ये कहकर चली आई और मैंने सोच लिया कि अब इसे तभी मिलने जाऊंगी जब वो रिश्ता लेकर आएगा, और अगर इसकी माँ रिश्ता लेकर नहीं आई तो मैं भी इसे हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। लेकिन ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि दूसरे ही दिन यूसुफ अपनी माँ को हमारे घर ले आया और इसकी माँ ने मेरा रिश्ता मांग लिया। और मैंने इसकी माँ का चेहरा देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो यहाँ ज़बरदस्ती आई थी। लेकिन मैंने यूसुफ की तरफ देखा। मैंने सोचा कि मेरे लिए ये एक शख्स काफ़ी है। वो लोग चले गए तो एक हंगामा मेरे घर में भी मच गया, क्योंकि मेरे घर वाले चाहते थे कि मेरी किसी कज़न के साथ मेरी शादी हो। क्योंकि मेरे बहुत सारे कज़न थे, मगर मैं क्या करती, क्योंकि मेरा दिल यूसुफ के लिए तड़पता था। शाम हुई तो अम्मी अब्बू ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि अगर ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी से आया है और तुम यहाँ शादी करना चाहती हो, तो बाद में वो लोग तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करें या बुरा, जैसा भी सलूक करें, तुम हमसे शिकवा ना करना। ये सुनकर मैंने कहा, मैं यूसुफ से मोहब्बत करती हूँ और इसके साथ जीना चाहती थी और जीना चाहती हूँ, और इसके साथ मुझे हर तकलीफ कबूल है। ये कहने के बाद इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ न रहा और यूं बड़ी धूमधाम से मेरी बारात आई और मैं रुखसत होकर यूसुफ के घर आ गई। अगरचे हम दोनों जानते थे हमारी शादी में बहुत से लोग दिल से खुश नहीं थे, इसके बावजूद हम खुश थे और हमने किसी की परवाह नहीं की। मुझे अंदाज़ा था कि यूसुफ की माँ बहन मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मुझे इन दोनों की नफ़रत का सामना करना पड़ेगा। मेरे घर में आते ही वो दोनों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई और मेरा जीना हराम कर दिया। आते जाते लोगों के सामने ये बात कहना न भूलती कि ये इसकी लव मैरिज है, और ये भी कि हम तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। लोग ऐसी बातें सुनकर मज़ा लेते और मैं शर्म के मारे अपना सर झुका लेती थी। यूसुफ की बहन नाजिया इससे उम्र में बड़ी थी, लेकिन बचपन में ही वो बीमार पड़ गई और यूं इसका जिस्म लाहर और कमज़ोर पड़ गया, जबकि इसका चेहरा एक आम इंसान की तरह बड़ा और सेहतमंद था। ऐसे में वो बहुत अजीब दिखाई देती थी। यूसुफ की माँ ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह नाजिया की शादी हो जाए, मगर कोई भी इससे इस हालत में शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वो दोनों माँ बेटी तल्ख हो गई थीं और इस महरूमी का बदला मुझसे लेने लगी। शादी के बाद उन्होंने सारे काम का बोझ मुझ पर डाल दिया और खुद मज़े से अपने कमरे में बैठकर हुक्म चलाती थीं। मैं ऐसे में खामोशी रहती, क्योंकि ना तो मैं यूसुफ से शिकायत कर सकती थी और ना ही अपने घर वालों से, क्योंकि शिकायत की सूरत में सब मुझसे यही कहते कि अब बर्दाश्त करो। वैसे भी यूसुफ इन दिनों बहुत परेशान था, क्योंकि इसकी जॉब खतरे में थी। दरअसल वो बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन इसका बॉस इसे पसंद नहीं करता था। इसलिए इसे लगता था कि इसका बॉस इसे कभी भी जॉब से निकाल सकता है। मैं ऐसे में इसे परेशान नहीं कर सकती थी। मेरी सास और नंद रोज़ मुझ पर नया इल्ज़ाम लगा देती और मुझे चुप रहना पड़ता। इन्हें लगता था कि मैं जब सब्ज़ी लेने दरवाजे पर जाती थी तो मैं सब्ज़ी वाले से हंस हंस कर बात करती थी, और दूध वाला तो इसलिए दूध ज़्यादा देता था क्योंकि मैं इसे अच्छी लगती थी। ऐसे में मुझे इन दोनों की गंदी जहनीत पर अफसोस होता। अगर कभी मैं इनके सामने किसी बात की वजाहत देती तो वो यूसुफ के सामने मेरी शिकायत लगा देती कि तुम्हारी बीवी हमारे सामने ज़बान चलाती है। ये सुनकर यूसुफ हमेशा मुझसे ही कहता कि यार तुम ही चुप रहा करो, मैं पहले ही टेंशन में होता हूँ। वैसे भी देखा जाए तो शादी चाहे मोहब्बत की हो या फिर वालिदैन की पसंद से, औरत को ही सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। शादी के बाद मेरे मैके से कभी कोई चक्कर लगा लेता था, लेकिन ज़्यादातर रिश्तेदार अब भी मुझसे खफा थे। मैं भी अम्मी के घर कम ही जाती थी। वहीं एक कज़न मुझसे मिला तो इसने मुझसे कहा कि मैं कभी तुमसे मिलने आऊँगा। बज़ाहिर तो मैं मुस्कुरा दी, लेकिन मैंने दिल में कहा कि तुम मेरे घर ना ही आओ तो बेहतर है, क्योंकि मैं अपनी सास और नंद की फितरत से वाकिफ़ थी। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये सुबह का वक्त था और मौसम बहुत ख़राब था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और जब मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरा वही कज़न मेरे सामने खड़ा था। बाहर बारिश हो रही थी। वो बेचारा अच्छा खासा भीग चुका था। मैं इसे कमरे में ले आई और इसे अपने शौहर की शर्ट दे दी, और मैंने इससे कहा कि ये मेरे शौहर की शर्ट पहन लो, मैं तुम्हारी शर्ट अभी सुखा देती हूँ। क्योंकि मेरी सास और नंद मेरी टो में लगी रहती थीं,
اس لیے انہوں نے جب میرے کزن کو اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے میرا کمرہ باہر سے بند کر دیا اور کہا کہ اب یہ دروازہ اس وقت کھلے گا جب تمہارا شوہر گھر آئے گا، اور انہوں نے میرے شوہر کو دفتر سے بلا لیا کہ تمہاری بیوی تمہارے پیچھے یہ کام کرتی ہے۔ میں یہ سوچ کر گھبرا گئی۔ یوسف آج کل جس ٹینشن میں رہتا تھا، اگر اس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اب میں اور میرا کزن کمرے کے اندر تھے اور دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے کزن کو ساری بات بتائی اور اسے کہا کہ پلیز اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کمرے کی اس کھڑکی کی طرف گئی جو باہر صحن کی طرف کھلتی تھی، اور وہ اس کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا، اور جب کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو میں نے بے ہوشی کی ایکٹنگ کی اور فرش پر گر پڑی۔ ویسے بھی ٹینشن کے باعث مجھے چکر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب دروازہ کھلا تو میرا شوہر بڑی محبت سے میری طرف بڑھا، جبکہ میری ساس اور نند ہکا بکا رہ گئیں کیونکہ میں تو بے ہوش پڑی تھی اور میرا کزن میرے کمرے میں نہیں تھا۔ یوسف نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا اور اس نے میرا چیک اپ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ماں بننے والی ہیں، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ یہ سن کر میری ساس اور نند کا منہ اتر گیا کیونکہ وہ تو کچھ اور ہی سوچی بیٹھی تھیں۔ وہ مجھے میرے شوہر کے ہاتھوں ذلیل کرنا چاہ رہی تھیں، پر عزت اور زینت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میری اولاد کے آنے سے میرے قدم گھر میں اور مضبوط ہو گئے۔ مجھے نئی اور خوبصورت مصروفیت مل گئی۔